तो तुम्हें किस प्रॉब्लम में दिक्कत है? 1.9 एग्जांपल क्या है प्रॉब्लम में? 2.4। तो इस प्रॉब्लम में क्या कह रहे हैं? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें इस पॉइंट ए बी और ए बी सी नहीं, यहाँ पर Q1 और Q2 रखे हैं। ये पॉइंट है Q1, ये Q2। Q1 की वैल्यू 10⁻⁻8 कूलम है और Q2 की वैल्यू -10⁻⁻। ये सेंटर है ए, यहां पर कोई पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, और हमसे पूछ रहे हैं इन तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ए के लिए क्या करेंगे? E1 निकालेंगे, E2 निकालेंगे और दोनों को ऐड करके E निकालेंगे। तो ए के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, E1 क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है? 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन आर स्क्वायर। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कितना है? 0.1। तो Q1 से A की दूरी होगी 0.05। कोई दिक्कत? तो 0.05 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/20। न्यूमरेटर में जाके 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, वो 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 3600 और अच्छा 1.05 1/20, ठीक है, और इंटू 10 और हो जाएगा 36,000 हो जाएगा। तो नंबर में आ गया, कोई बात नहीं है। तो द पॉइंट इज कि Q1 की वजह से फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अपना यस बताओ। Q1 की वजह से पॉइंट ए पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव कह दिया भैया तुमने, क्यों नेगेटिव कहा? अरे भगवान, तो फिर से बात कह लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज। तो Q1 की वजह से फील्ड अवे फ्रॉम द Q1 होगी, इसका मतलब Q1 से A की तरफ होगी, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगी, इसलिए आई कैप शामिल होगी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? 36,000 आई कैप है नंबर, ठीक। E2 की वजह से जो फील्ड होगी वो भी, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, k की वैल्यू सेम है, इसलिए वही 36,000 आ जाएगी। और प्रणव बताओ, ये आई कैप दिशा में होगी या माइनस आई कैप दिशा में? मुझे बात कर देते हो, चूंकि Q2 नेगेटिव चार्ज है इसलिए टुवर्ड Q2 होगी, इसका मतलब A से Q2 की तरफ होगी, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगी। तो ये भी आई कैप हो जाएगी और यहां से E की वैल्यू 72,000 आई कैप हो जाएगी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? नेगेटिव होता तो टुवर्ड्स नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना। इट इज फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स चार्ज, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब पॉइंट बी पे E1 लिखेंगे, E2 लिखेंगे और दोनों को जोड़ करके E लिखेंगे। चलो आयशा बताओ E1 कितनी होगी? बोलो बेटिया। आयशा क्या है बोलो, कहाँ हो? आयशा हेलो।
बताओ प्रणव E1 कितनी होगी 0.3 पे 9 into 10 to the power 9 तो 10 to the power -6 निकल आ जाएगी और नीचे 0.5 कुछ वैल्यू रहेगा। सही है। इसका मतलब ये नंबर की वैल्यू 36,000 ही रहेगी। दिशा क्या होगी तो इसमें नेगेटिव हो जाएगी। इसमें नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इट हैज टू बी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ Q1 से V की तरफ, यानी कि बाईं तरफ, यानी कि -36,000 आई। अब E2 की वैल्यू कौन आदमी बिना मल्टीप्लाई किए डायरेक्ट ओरल मुझे बताएगा। तो ऊपर से भी रहेगा नीचे 0.1। अच्छा, तो पहली बात तो 0.1 का स्क्वायर नहीं हुआ, ये तो मैं सवाल ही नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ E2 की वैल्यू बिना मल्टीप्लाई के डायरेक्ट ओरल कौन बताएगा मुझे। हाँ, वैल्यू चाहिए मुझे, मैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का सवाल पूछ रहा हूँ। 12,000। ठीक है, कोई और ट्राई करना चाहेगा। 12,000 आई कि -12,000 आई। 4,000 आई कि -4,000 आई। तो एक मिनट रुक जाओ, बताओ भाई देखो, आई कैप दिशा में होगी कि माइनस आई कैप दिशा में। पॉजिटिव है। ठीक है, तो पहली बात तो क्या है E2 जो होगी वो V से Q2 की तरफ होगी, टुवर्ड Q2, इसलिए 12, इसलिए प्लस आई। और ये 4,000 जो बोल रहे हैं प्रणव, इसे हम लोग कहते हैं, चूंकि डिस्टेंस 3 गुना हुआ, ये डिस्टेंस जितना था उसका 3 गुना हो गया, तो डिस्टेंस 3 गुना होने पे 3 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। 1/r स्क्वायर का डिपेंडेंस है, तो 36 को 9 से डिवाइड किया तो 4, इसलिए ये 4,000 आई हो गई। इसलिए E की वैल्यू, ओए कष्टप्रद आवाज कर लेते हो यार तुम। पहली बात तो 32 में 36 में 4,000 जोड़ना नहीं है, -36 में 4 है, तो माइनस। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब ये कह रहे हैं कि सी पे कष्ट हो जाएगा, क्योंकि E1 इस दिशा में आ जाएगी, E2 इस दिशा में आ जाएगी, इसलिए मुझे उसके आई कैप और जे कैप लिखने पड़ेंगे। अब मैं तुम्हें, क्योंकि मैं रेशियो प्रोपोर्शन का जानकार हूं, इसलिए E1 की वैल्यू हो जाएगी 9,000 इंटू समथिंग आई प्लस समथिंग जे। 9,000 क्यों बोला? क्योंकि 0.05 पे अगर 36,000 थी तो 0.1 डिस्टेंस डबल करने पे 1/4 हो जाएगा। ठीक, ये सब जो बातें, ये पढ़ाई को ये हर बात डिवाइड कर रहे हैं, तो डिस्टेंस डबल किया तो ठीक। और E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 9,000, क्योंकि दूरी तो वही है, चार्ज वही है, के वही है, और फिर वही आई जे, और उससे फिर चीजें जोड़ लेंगे, घटा लेंगे। बताओ भैया, यस, E1 की वैल्यू कितने आई प्लस कितने जे, 9,000 हो गया। यूनिट वेक्टर बताओ क्या कहा, कूलम्ब लॉ मैग्नीट्यूड देगा और उसके बाद यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देगा। इस दिशा में यूनिट वेक्टर कौन सा है, ये दिशा एक्स एक्सिस के साथ यदि थीटा एंगल बना रही है तो यूनिट वेक्टर cos थीटा का sin थीटा जे है। ये दिशा एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रही है, थीटा की वैल्यू कितनी है 35, 53, 60, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60 होता है, तो इसका मतलब cos 60 का एंगल हो गया, cos 60 का एंगल हो गया, तो cos 60 नहीं तो 60 एंगल हो गया, जोड़ जोड़ बोलो क्या 1/2, cos 60 में ना आई कैप तो 1/2 आई, और सेम साइन के लिए 3/2 जे। तो ये क्या हो गया, हाफ आई प्लस √3/2। भैया तुमको रिकॉर्डिंग भेजेंगे तब तुम देख लेना इसका पार्ट। ठीक है, और E2 में कितना हो जाएगा,
माइनस साइन 60। शाबाश। तो E1 ऐसे ऊपर की तरफ है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो उसका x और y दोनों कंपोनेंट इक्वल होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और इस वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट पॉजिटिव है, ये वाला, तो ये हाफ माइनस 50/2i। अब जब जोड़ेंगे, किताब में इन्होंने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया, देखो ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, तो इन्होंने बिना वैल्यू निकाले इन दोनों को काट दिया, जो कि काफी अक्लमंदी की बात है। जब इन दोनों को कटना ही है तो बिना मतलब √3/2 के झगड़े में क्यों पड़ना, और जो हाफ और हाफ है वो जुड़ करके हाफ 1 हो गया, इसलिए इसकी वैल्यू 9000 हो गई। जो हम लोगों के जैसे होशियार लोग हैं वो जानते हैं कि जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 120 होता है तो रिजल्टेंट उनके बराबर ही होता है। तो ये एंगल चूंकि 120 है, इसलिए आज 9000 और 9000 जुड़ करके 9000 ही लेके, तो हम लोग पुराने सवालों की पढ़ाई यूज करने लगे। और क्योंकि बीच में दोनों के एंगल बाइसेक्टर के अलाउंग हुआ, इसलिए अलाउंग आई है। ठीक है, इस तरीके का। ठीक है, तो फिर ये नंबर निकालने में कहीं दिक्कत नहीं है, सारी दिक्कत वेक्टर देखने में, जो कि 11th क्लास की पढ़ाई। ठीक है, आगे चले। तो अगला टॉपिक जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का है। हम लोगों ने फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले पढ़ रखी है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती थी, मैग्नेटिक बॉडी के अराउंड अराउंड उसकी फील्ड होती थी, तो जो फील्ड का डायरेक्शन देती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम किताब में धीमे से खाली 2-4 फिगर देख लें तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहले बताते हैं कौन से फिगर देख लें, फिर कुछ और बातें बताते हैं, उनको सुनते हैं। तो फिगर 1.12 क्या कह रहा है कि भैया अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, तुम पूछो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर है, तो मैं कहूंगा रेडियली आउटवर्ड। तुम पूछो यहाँ दिशा किधर है, मैं कहूंगा रेडियली आउटवर्ड। तुम पूछो यहाँ दिशा किधर है, मैं कहूंगा रेडियली आउटवर्ड। तुम कहोगे यहाँ दिशा किधर है, ऐसे 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 ऐसे। तो इसका मतलब जो फील्ड लाइन बनेगी वो कैसे बन जाएंगी, रेडियली आउटवर्ड जाती है। तो फील्ड लाइंस कैसी चीजें हैं, ये एक ऐसी लाइन है जिसका एक दिशा, मतलब एक डायरेक्शन देती है, और मैं यहां पर उंगली रख दूं तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरह होगा, और अगर मैं यहाँ पे उंगली रख दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरह होगा। ये सिंपल सी जैसी कुछ प्रॉपर्टीज है वो एक मिनट करके पढ़ेंगे, लेकिन कोई बात है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर लोग फिगर, अरे ये तो गंदी गंदी बातें करने लगे, फिर फिगर 1.14 ए देख लें। वो यही वाली बात है कि Q अगर 1.14 ए, मतलब जो ये 4 फिगर बने हुए हैं, ठीक है, कि अगर Q पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड होंगी, और नेगेटिवली चार्ज होगा तो बिल्कुल आइडेंटिकल सी चीज बनती, सॉरी नेगेटिव बना रहे हैं, बस खाली वो अंदर की तरफ आ रही होती। ठीक है ना, बहुत अच्छा नहीं बना मेरा, बट आई थिंक यू गेट द पॉइंट। ठीक है, ऐसे, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने क्या कहा, अगर दो पॉजिटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के अगल बगल रखे हैं, यहां ध्यान देना कि इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। मैं बहुत होशियार हूं, आगे चल करके सवाल करना चाहूंगा तो मैं पूछूंगा अगर इधर 4 माइक्रोकूलम रखा है और इधर 3 माइक्रोकूलम रखा है तो उसकी लाइनें कैसी होंगी। तो इक्वल मैग्नीट्यूड में क्या हो रहा है, ऐसे करके लाइनें बन जा रही, ऐसे। क्यों, क्योंकि अगर मान लो मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां रखूं तो ये इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये वाला इसको इधर ढकेलेगा तो ये ऐसे ऊपर भाग जाएगा। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ कहीं टॉप इस पॉइंट पे देखूं तो इस वाले वेक्टर की वजह से फील्ड ऐसे है, इसकी वजह से फील्ड ऐसे है, और ऑब्वियसली क्योंकि मैं इसके पास हूं इसलिए ये वाला वेक्टर बड़ा है, इससे दूर हूं इसलिए वाला वेक्टर कम है, इसलिए जो रिजल्टेंट फील्ड है वो ऐसे। ठीक है ना, तो जो डायरेक्शन है वो थोड़ा तिरछा बना हुआ। ठीक है, और ऑब्वियसली क्योंकि दोनों इक्वल है इसलिए ग्राफ सिमेट्रिक है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि लाइनें ऐसी हो जाएंगी,
अगर ऊपर की तरफ ऐसे बन रही है तो नीचे की तरफ ऑलमोस्ट सिमेट्रिक ऐसे बन जाएंगी। ठीक है, फिर ये वाली लाइन ऐसे, ये वाली लाइन ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो इसको देखा जा सकता है। जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे फील्ड कितनी होती, तो इसकी वजह से फील्ड तो ऐसे होती और इसकी वजह से फील्ड ऐसे होती। ठीक, छोटी होती पर उधर की तरफ होती, तो जो लाइन है वो ऐसे बाहर की तरफ, जो सारी सीधी लाइनें थी वो थोड़ी थोड़ी बाहर की तरफ डिविएट हो जाएंगी, राइट इधर की तरफ और लेफ्ट इधर की तरफ। ठीक है, तो ये तुम्हारी फिगर 1.14 सी बन गई। अगर दोनों नेगेटिव होते, इन्होंने दी नहीं है, तो एग्जैक्टली सेम लाइनें होती, बस खाली ये दिशाएं पलट जाती। अगर दोनों नेगेटिव होते तो भी बिल्कुल ऐसी लाइन होती, बस इस बार वो टूवर्ड्स नेगेटिव है, उसमें भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब क्या कह रहे हैं, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता और ये भी इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो क्या होता, यहां से लाइन निकलती यहां पर। ठीक है, जैसे कि हाँ, जैसे कि 9 डिग्री वगैरह वगैरह इस तरीके। ठीक है, और थोड़ी दूर की वजह ऐसे घूम के आती और फिर पेपर के बाहर खिंच जाती, तो हम इसको ऐसे बना के छोड़ देते, ऐसे अंदर ले। ठीक है, तो ये बात, यहाँ पे कोई समस्या? जो थ्रू जाने वाली लाइन होगी वो एक ही होगी। हाँ, मतलब जो ऐसे जाएगी वो सीधे एक ही तो मतलब एक होगी, वो एक ही सेंटर, एक ही लाइन। ठीक है, इधर ये इधर जाएगी, इधर वाली ये इधर जाएगी। ठीक, और अंदर आएगी, निगेटिव के लिए अंदर। ठीक, ये 4 डायग्राम आ जाने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो क्या करना है, फिर करेगा जैसे ये बात नहीं होगी। जैसे मान लो इधर 4 माइक्रोकूलम होता, इधर 3 माइक्रोकूलम होता, तो ये लाइनें ऐसे जाने लगती, ऐसे, क्योंकि अब 4 वाला ज्यादा धकेलता है ना, पक्का ऐसी से कुछ बात नहीं लगती। बट अभी उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे, चिंता ना करो, और उसके बारे में कई बातें की जा सकती हैं, बट फिलहाल अभी उसके बारे में बात नहीं करना। तो ये अगर हम लोग ध्यान से देखें तो उन्होंने इसके बारे में बहुत ढेर सारी बातें कही है, जिसके बारे में अभी हम लोग ज्यादा बात ना करें तो ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला टॉपिक है, उससे पहले इन्होंने एक बात कह दी, जो हम लोग 4 पॉइंट के फॉर्म में पढ़ते हैं, इसी को समझ लें, इसी को पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है। पहली बात उन्होंने कही कि फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से अवे निकल रही है और नेगेटिव आगे टुवर्ड जा रहा है। इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज दे मे स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। ठीक है, अपने में क्या एक ही चार्ज रखा है, तो दिस विल एंड एट इंफिनिटी, और एक के नेगेटिव चार्ज रखा है, देन दे विल स्टार्ट एट इंफिनिटी। ठीक, in a charge free region electric field lines can be taken to be continuous curve without any break। मैं ये बात नहीं कह सकता कि मेरी फील्ड लाइन ऐसी, ये बात अलाउड नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर आकर के ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होता। ठीक, अभी हम लोग आगे चल करके गॉस लॉ पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों नहीं कह सकते, बट फॉर द टाइम बीइंग इट हैज टू बी कंटिन्यूअस कर्व। ये ऐसे दाएं बाएं कैसे भी घूम सकती है, लेकिन ब्रेक नहीं कर सकती। इसको या तो इंफिनिटी पे जाके खत्म होना है, या फिर नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म होना है। ठीक है, तीसरी बात करें, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, ब्रैकेट में लिखा इफ दे डिड द फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल नॉट हैव अ यूनिक डायरेक्शन व्हिच इज एक्सटर्नल। वही वाली मैं वाली बात है कि मैं कहूं कि भैया मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, तो फिर सवाल उठ जाएगा कि इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन क्या है, जो कि दो नहीं हो सकते। लास्ट बात कही, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप। ऐसी फील्ड लाइन, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अलाउड नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है
स्टैटिक चार्ज। आगे चल करके हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, तो वहां पर ऐसी फील्ड लाइन अलाउड है। तो मैं तुमको ऐसा केस बता सकता हूं जहां पे फील्ड लाइन क्लोज लूप बना सकती हैं, लेकिन वो केस स्टैटिक नहीं होगा। ठीक है, तो पढ़ाई की नजर से देखे जाए तो जो हमारे पहले 2 चैप्टर है जहां पे इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, जहां पे चीजें बदल नहीं रही हैं, जहां पे चीजें स्टैटिक हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। आगे चल करके हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे ईएमआई, वहां पर वो क्लोज लूप बनाएंगे। अगर तुमको याद हो जनरेटर वगैरह हम लोग पढ़ते थे, तो उसमें यही बात है कि मान लो एक करंट का एक ऐसे लूप रखा हो और मैं एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास लेकर के आऊं, तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो करंट इंड्यूस हुआ, इसका मतलब चार्ज ऐसे गोल गोल घूमे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गोल गोल है उसके। लेकिन ये स्टैटिक कंडीशन नहीं है, ये मैग्नेट पास ला रहे हैं, डायनेमिक कंडीशन। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अगर स्टैटिक कंडीशन है तो मैग्नेटिक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाएंगी, वो पॉजिटिव चार्ज से निकल करके नेगेटिव चार्ज या इंफिनिटी पे टर्मिनेट करेंगे, या इंफिनिटी से निकल करके नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? इसके बाद एक और छोटा सा शब्द उछालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम लोग एग्जाम्पल से पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है। पर जो इक्वेशन 1.12 है, बल्कि 1.12 से पहले इक्वेशन 1.1 है, वही इसको समझ लें तो बहुत सुंदर सी बात है। क्या वर्ड है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। ये कहते हैं डेल्टा फाई, डेल्टा का मतलब है स्मॉल, ठीक है, छोटे से टुकड़े का फ्लक्स, इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस, जिसको बोलते हैं ई डेल्टा एस कॉस। ये क्या कह रहे हैं? ये तो ई हमारा जाना पहचाना शब्द ही है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, और डेल्टा एस जो शब्द है ये एरिया के लिए इस्तेमाल किया गया। बुरा ना मानना, डेल्टा इस्तेमाल करते ज्यादा अच्छा होता, पर उन्होंने डेल्टा इस्तेमाल। ये कह रहे हैं मान लो मेरे पास एक छोटा सा एरिया, ठीक है, हाँ, तो हम एक चीज डिफाइन कर सकते हैं, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो एरिया के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर होगा। समझ बात की नहीं? यानी कि अगर ये मेरी हथेली है तो इसका एरिया वेक्टर इस दिशा में, और अगर मेरी हथेली ऐसे रखी है तो एरिया वेक्टर इस दिशा में, और मेरी हथेली ऐसे रखी है तो एरिया वेक्टर इस दिशा में। ठीक है, जैसे जैसे मेरी हथेली नाच रही है वैसे वैसे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन में बदल जा रहा है, इट इज परपेंडिकुलर टू। साथ ही साथ यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है, जैसा कि डॉट प्रोडक्ट में होता था, दो वेक्टर का प्रोडक्ट है, तो कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू एरिया का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो अगर ये वाला एंगल थीटा होता तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती? ई डॉट डेल्टा एस या ई इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस। ठीक, यहां तक कोई समस्या? कहीं से भी निकल रहे, जनरल बात होता है, बताएं कहां से निकल रहे हैं। अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे सिंपल सा सवाल हो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन में, तो जैसे तुमने बोला एक्स वाई प्लेन है, इसका मतलब उसका एरिया वेक्टर के कैप दिशा में है ना, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर। अब हमने कहा भाई वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 3i + 4j + 5k, डॉट प्रोडक्ट ले लो, ये सवाल कर सकते हो ना। अब ये 3i 4j 5k कहां से आई, ये एक अलग समस्या है। एरिया 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर कहां से आई, ये अलग समस्या है। किसी सवाल के बीच में आएगा तो वहां देखा जाएगा। पर बात क्या है, जैसे मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी डिफाइन की गई ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन डिफाइन की गई, ऐसे एक नई क्वांटिटी आई है, उसकी एक नई डेफिनेशन है कि कोई एरिया हो
उस एरिया के थ्रू एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही हो, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ फ्लक्स होगा। तो हमने कहा भैया अगर एरिया के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही हो, तो क्लियरली एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एरिया है और फील्ड इन द प्लेन ऑफ एरिया है, तो इसका फ्लक्स 0 है। ये फील्ड इस एरिया को काट नहीं रही है, लेकिन अगर ये ऐसे है तो एरिया वेक्टर भी ऐसे है, फील्ड भी ऐसे है, तो फ्लक्स E इंटू एरिया है। लेकिन अगर मान लो ये ऐसे होता तो E इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ, जो भी मान लो एंगल 60 डिग्री होता है, तो E इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ 60। यहाँ तो कोई दिक्कत। और दूसरी बात इन्होंने कही कि मान लो ऐसे एक छोटे एरिया की बजाय ऐसे मेरे पास कोई बड़ी सी सरफेस हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन भी बदल जा रहे हैं और हो सकता है मैग्नीट्यूड भी बदल जा रहा हो। तो हम क्या करेंगे, ई डॉट डेल्टा एस को ऐड कर लेंगे या इंटीग्रेट कर लेंगे, तो टोटल सरफेस के थ्रू फ्लक्स आ जाए। तो मान लो मेरी हथेली ऐसे कोई सरफेस होती, इस तरह की कुछ आड़ी तिरछी सी, ठीक है ना, और फील्ड लाइनें भी यहाँ पे ऐसे होती, यहाँ पे ऐसे होती, यहाँ पे ऐसे होती। तो अब कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या है, तो ये बात बेमानी है, क्योंकि अलग अलग जहाँ पे, प्रणव तुम्हारी बात नहीं सुन रहा हूँ, नहीं तुम मेरा हाथ देख नहीं रहे हो, इधर देखो। अगर मान लो मेरा हाथ ऐसा होता और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ऐसी होती, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ऐसी होती, यहाँ पे ऐसी होती, यहाँ पे अलग होती, तो फिर अलग अलग जगह पर एरिया वेक्टर की अलग अलग दिशा है, अलग अलग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग अलग दिशा है, हो सकता है अलग अलग जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग अलग मैग्नीट्यूड हो। तो ये बेमानी हो जाएगा कि मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना है। तो मैं कहूंगा बुरा ना मानो, हम उस बड़े एरिया को छोटे छोटे इनफाइनाइटली मैनी एरिया में तोड़ लेंगे, हर छोटे एरिया का एरिया वेक्टर लिख लेंगे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर लेंगे। ये इसेंशियली इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये लोग एनसीईआरटी में इंटीग्रेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, इसलिए समेशन वर्ड है, ठीक है, इंटीग्रेशन भी समेशन ही है। तो बेसिकली ई डॉट डेल्टा एस का समेशन जो हो जाएगा वो टोटल फ्लक्स हो जाएगा। तो दो शब्द हो गए, एक छोटे एरिया के थ्रू फ्लक्स डेल्टा फाई, और एक टोटल फ्लक्स जो कि छोटे छोटे डेल्टा फाई का सम वो टोटल हो गया। यहाँ तक कोई समस्या? अब हम लोग उसको आगे चल करके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग उसको सरल सा एक सवाल कर लेते हैं, तो बात क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने तुमसे कहा, अरे अच्छा नहीं आया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, मेरे पास 0.01 मीटर बाई 0.01 मीटर का एक ऐसा स्क्वायर है। तो मेरा डेल्टा एस वेक्टर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर आई कैप, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, आई कैप लिखो, हाँ कर देते हो यार, के कैप, ठीक है, क्योंकि अगर प्लेन एक्स वाई है तो नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो जाएगा वो मान लो 2i + 4j + 7k। तो जो इसकी वजह से छोटा सा फ्लक्स होगा वो सिंपली 7 × 10⁻⁻⁴ होगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोगों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो i का टर्म 0 है, j का टर्म 0 है, k क्या आपस में ये एक स्केलर, ये डॉट प्रोडक्ट से आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, एरिया एक वेक्टर है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट एक स्केलर है, इसकी यूनिट क्या हुई, कौन बताएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन पर कूलम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मीटर, ठीक है। एरिया की डायरेक्शन, एरिया की डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर, एरिया ये x है, ये y है, तो ये z। 3D बॉडी है जैसी, हाँ तो उसका उसके अलग अलग बहुत सुंदर सवाल पूछ लिया।
उसकी अलग अलग जगहों पर एरिया वेक्टर की दिशा अलग अलग होगी। तो कैसे ऐड करेंगे अलग समस्या है। जो सवाल कोई पूछेगा वो ऐसा ही पूछेगा जो आसान सा हो, ठीक है। और अगर कुछ और करना होगा तो कुछ सिखाएंगे तभी पूछेंगे। फिलहाल हम उस बवाल में नहीं पढ़ना चाहते। फिलहाल हमने खाली क्या बात बताई कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो और जो एरिया वेक्टर डेल्टा एस हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है, ठीक है, जो कि E into delta S into cos of angle between electric field and normal to area, ठीक है, पक्का। cos थीटा यहाँ पे थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल टू द एरिया के बीच, ठीक है। अगर ये मेरा एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये वाला एंगल नहीं ले रहे हैं, ये वाला एंगल ले, ठीक है, यहां तक, ठीक। बस फिलहाल अभी इतना ही। अगली क्लास में लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल करेंगे और उसके बाद और दूसरी चीजें करते हैं। यहाँ तक कोई समस्या? अगर सर हम क्यूब ले लें, हम लेंगे नहीं ना, हम चिंता ना करो, हम लेंगे तब तुमसे पूछेंगे, तुम हमसे ना लो, ठीक है। क्यूब ले लेंगे तो क्यूब का दो प्लेन होंगे जो कि एक्स वाई दिशा में होंगे, दो एक्स जेड में होंगे। लेकिन जब मैं ये बोल रहा हूं तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मेरा क्यूब एक्स वाई जेड के अलोंग रखा है। मान लो मेरा क्यूब ऐसे सीधे सीधे रखा होने की बजाय ऐसे तिरछा रखा हो तो क्या करेंगे? तो जो सवाल पूछने वाला है वो तुम्हारे लेवल देख करके क्यूब ऐसे सीधा रखेगा, ऐसा तिरछा नहीं करेगा। और अगर तिरछा करेगा तो कुछ उसके बारे में ऐसी बात देगा जिससे उस तिरछे को हम देख पाए, ठीक है। तो जब सवाल आएंगे उसके बारे में देखिए, ठीक। चलो बस अभी के लिए इतना ही।